हेलो विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप पाठक कॉमर्सशाला के बच्चों क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम लोग इकोनॉमिक्स का जो सीरीज कर रहे हैं उसी कंटिन्यूटी में है। यूनिट 1 हम कर चुके हैं कंप्लीटली और यूनिट 3 का मैक्रो इकोनॉमिक्स। यूनिट 5 में हमने मीनिंग के बारे में पढ़ा, मीनिंग, इवोल्यूशन एंड फंक्शंस। कमर्शियल बैंक का मीनिंग एंड फंक्शन देख लिया। सेंट्रल बैंक का मीनिंग हम अभी तक देख चुके हैं। फंक्शंस आज जो है हम फंक्शंस करेंगे और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सीरियल वाइज ही इस टॉपिक को देखते रहें और उसके हिसाब से करते रहें। और आपको मैं श्योर करता हूं कि जितने टॉपिक्स में टच कर रहा हूँ, कॉमन सी बात है, कोई टॉपिक आपको लग रहा हो कि मैं ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, किसी को कम एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये एग्जाम की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए क्या क्वेश्चन बन सकते हैं क्या नहीं बन सकते उसके लिए तो आप चिंता मत करिए। आपने सिर्फ अगर वीडियो इसके अलावा कुछ नहीं भी पढ़ा, वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एनसीईआरटी को पढ़िए, क्योंकि यूजीसी जो सीयूईटी जो है आपका क्लियरली एनटीए बोलती है कि हम एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे, है ना। तो ऑफकोर्स उसके लिए पढ़ना चाहिए। बाकी अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो भी रिक्वायर्ड कंटेंट है वो एनसीईआरटी से हो या जहां से भी कलेक्ट करना हो, उसको एक जगह इकट्ठा करके एग्जाम के रिक्वायरमेंट और नेचर को ध्यान में रखते हुए कंटेंट बन रहा है ना। और साइमल्टेनियसली जो है हमारा सीयूईटी का जो है आपका पाठक न्यू गुरुकुल पे क्लास चल रही है, तो वहां पे भी करें। और मैं बोलूंगा प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे लिए यही मोटिवेशन होता है, नहीं समझे, क्योंकि वीडियो बनाने में सब करने में इतना मेहनत होती है, जब ये आती है तो और मोटिवेशन मिलता है कि और करें। और मैंने बताया कि अगर अच्छा मतलब अगर आप शेयर करते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं आपको अकाउंटेंसी का भी कंटेंट जो है बना के दे दूंगा, नहीं तो अगले चीज में अगले सीयूईटी में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम फंक्शंस पढ़ते हैं। तो फंक्शंस का क्या मतलब होता है। फंक्शंस मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशंस, अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करें तो क्या रोल प्ले करता है, और उसका रोल किससे डिसाइड होता है कि आपका क्या रोल प्ले करता है, उससे उसका इंपॉर्टेंस भी डिसाइड होता है ना। तो जो रोल प्ले करता है उसको हम फंक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली हमने देखा कमर्शियल बैंक जो है रेगुलेशन का, कंट्रोल का, सुपरविजन का, इस सब का काम करता है। अच्छा, तो एक बार जो है आप जो ओवरऑल पूरा जो फंक्शंस है आरबीआई का, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार इसको देखिए और इस सारे को हम इंडिविजुअली एक एक करके देखेंगे। तो पहले फंक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आप लोग इस बैंक का आरबीआई का है, वो है, इसको हम बोलते हैं इश्यूअर ऑफ बैंक नोट्स, या बैंक ऑफ इश्यू बोलते हैं, या करेंसी अथॉरिटी। अच्छा, इसके नाम से ही पता चलता है कि आरबीआई क्या है, करेंसी की अथॉरिटी है। सोल मोनोपोली जो है, पावर है करेंसी को रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने का, सर्कुलेट करने का, किसके पास है, आरबीआई के पास है। जितने भी नोट्स हैं, जितने 1 रुपए वाले नोट्स को छोड़ के और क्वाइंस को छोड़ के जितने भी नोट्स होते हैं सारे प्रिंट होता है, आरबीआई प्रिंट करता है, ठीक है। आरबीआई जो है उसको इशू करता है, इसी को बोलते हैं बैंक ऑफ इशू, है ना, या बैंकर ऑफ इशू, है ना, या बैंक ऑफ इशू या इशूइंग अथॉरिटी ऐसा बोलते हैं ना, करेंसी अथॉरिटी बोलते हैं। अच्छा, 1 रुपए का जो नोट है और जो जितने भी क्वाइंस है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको मिंट मतलब नोट को प्रिंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और नोट क्वाइन तो मिंट होगा ना, जितने भी क्वाइन है उसको मिंट करना और ₹1 के नोट्स को प्रिंट करना, ये काम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ध्यान रखना। इसके लिए अगर आपको ध्यान होगा या आपके पास नोट होगा ना, एक बार निकाल के देखना 1 रुपए का नोट, उस पर देखना जो सिग्नेचर होगा वो सिग्नेचर जो है क्या बोलते हैं फाइनेंशियल सेक्रेटरी का होगा, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस का होगा, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ठीक है। आपका जो है आरबीआई का सिग्नेचर नहीं होगा। अब 1 रुपए के अलावा जितने भी नोट्स हैं उस पर देखना किसका सिग्नेचर है, उस पर सिग्नेचर है आरबीआई गवर्नर का, जो भी उस टाइम के गवर्नर हैं रहते हैं उनका सिग्नेचर होता है, ठीक है। आपने देख लिया नोट्स, एक बार नोट्स जरूर निकाल के देखना, अगर अभी आपके पास नहीं है ना, इसको ध्यान से देखना। तो 1 रुपए का नोट्स जो है इसी का क्या बोलते हैं, ऐसे क्वाइंस जो है, क्वाइंस भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू जो है मिंट होती है। देखो ये हो गया 1 रुपए के नोट के अलावा जितने भी नोट्स है आरबीआई जो है प्रिंट करता है, इशू करता है। 1 रुपए का नोट और क्वाइंस कौन इशू करता है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, बाकी इस सबको सर्कुलेट करने का काम कौन किसका है, ये सारा सर्कुलेट आरबीआई ही करता है, ठीक है। अब देखो ये जो सिंगल मोनोपोली जो दी गई, जिसको हम बोलते हैं सोल अथॉरिटी या मोनोपोली पावर जो दी गई बैंक जो आरबीआई को, इससे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सुपरवाइज करना भी आसान होता है। एक ना यूनिफॉर्मिटी एक जैसा, अगर मान लो अलग अलग क्या बोलते हैं अथॉरिटी जो है अलग अलग करेंसी इशू करेगा, बहुत सारी अथॉरिटी होगी, तो क्या यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी उसके इशू और सर्कुलेशन में। उस यूनिफॉर्मिटी को जो है मेंटेन करना जो है मेंटेन कर सकता है ना। ये इसका एडवांटेज है। आपका जो है मनी सप्लाई को, अब देखो आरबीआई के मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर पाता है। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी जो पढ़ेंगे ना, मॉनेटरी पॉलिसी क्रेडिट कंट्रोल वाला,
उसमें भी देखेंगे मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल रेगुलेट कर पाता है, कम या ज्यादा, उसमें डिटेल में देख लेंगे, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरवाइज करने में बहुत आसान होती है, और क्योंकि आरबीआई इशू करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का विंग है, पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है सुपरविजन है, तो क्या होता है लोगों का फेथ भी होता है उस जो पेपर करेंसी है ना। मान लो 2000 रुपए का नोट, उस कागज की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, 2000 का नोट, उस कागज की क्या वैल्यू, कोई नहीं है, उस कागज की वैल्यू कैसे बनी, इसीलिए बोलते क्रेडिट मनी, कि उसको क्रेडिट है, क्रेडिट किसका है, आरबीआई का है, आरबीआई ने सिग्नेचर किया हुआ है, आई प्रॉमिस टू पे द बियर ऑफ सम ऑफ रुपीज इतना, तो ये प्रॉमिस किया हुआ है ना आरबीआई ने, तो इस प्रॉमिस का, इस क्रेडिट का, इस भरोसे का जो है पब्लिक को फेथ है, इसके लिए जो है मार्केट में आप 2000 का नोट बिना कोई इसकी करते हैं। क्या कभी सोचते हैं कि ये 2 रुपए का 2000 का नोट मेरा नहीं चला है, कुछ हुआ तो पैसा कहाँ से आएगा, या 2000 का नोट मालूम बंद हो गया कल के दिन में, तो आपका क्या करता है, इसको फेथ को मेंटेन रखने के लिए, इसको करने के लिए क्या करता है आरबीआई, जितने भी नोट्स इशू करता है उसके बैकअप में, मतलब जितने 2000 का नोट्स इशू किया ना, उतने का ही गोल्ड या फॉरेन एक्सचेंज रखता है एसेट के फॉर्म में, गोल्ड बोल दीजिए, गोल्ड बुलेटिन बोल दीजिए, फॉरेन करेंसी बोल दीजिए, या कुछ गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है, ये क्या करता है आरबीआई जो है बैकअप में रखता है, उसके मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई को, है ना। तो ये इसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व, लेकिन पूरा ऐसा नहीं कि करेंसी मान लो कंट्रीज में मान लो 10 लाख करोड़ की करेंसी सप्लाई हो रही है, ठीक है ना, अब पूरा 10 लाख करोड़ का रिजर्व मेंटेन करेगा, ऐसा नहीं है। आरबीआई एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम हम मेंटेन करते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम में कि मिनिमम एक रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, आप बोल रहे हैं कितना मिनिमम रिजर्व करना पड़ता है, तो 200 करोड़ तक का जो है रिजर्व रखना पड़ता है, जो भी करेंसी इशू करता है उसके बैकअप में गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी। अब आप बोल लेंगे बुक में गोल्ड बुलेटिन ये सब, तो गोल्ड का ही पार्ट हो गया ना, तो कंफ्यूज होता है, गोल्ड एंड फॉरेन करेंसीज और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है, इसको बैकअप में रखता है। टोटल कितना अमाउंट उसको रखता है, मिनिमम अमाउंट, इससे ज्यादा रख सकता है। मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या कहता है कि आपको 200 करोड़ तक का मेंटेन करना है ना, 200 करोड़, और इस 200 करोड़ में से 115 करोड़ 115 करोड़ जो है गोल्ड में होना चाहिए, क्या होना चाहिए 115 करोड़, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। 200 करोड़ का गोल्ड में, गोल्ड बुलेटिन हो गया, फॉरेन करेंसी हो गया, आपका क्या बोलते हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होगी, ये सारा बैकअप में रखना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे बोले ना कि आपने 2000 का नोट शुरू किया तो 2000 का गोल्ड रखना पड़ेगा, ठीक है ना, बैकअप में आरबीआई को रखना पड़ता है। इसी के लिए बोलते हैं ना कि उसमें लिखा था आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑफ सम ऑफ रुपीज दिस इतना, है ना। तो अगर आप जाते हैं आरबीआई के पास कि मुझे 2000 रुपए लो, मेरा क्या बोलते हैं मुझे गोल्ड वापस दो, तो उसी के लिए बैकअप है ये चीज, लेकिन हम करते नहीं क्योंकि ट्रस्ट है, तो हम ऐसा करते नहीं है। तो ये चीज हो गई कितना कि क्या बोलते हैं आपका 200 करोड़ का, जिसमें से 115 करोड़ जो है आपको गोल्ड में मेंटेन करना पड़ता है, इसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ये ध्यान रखना। और ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है हम 1957 से मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ, अगर इसको हम समराइज करें तो आरबीआई को मोनोपोली पावर है, सोल अथॉरिटी है किस चीज का, इस नोट्स का इशू करने का और सर्कुलेट करने का, एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट्स एंड कॉइन इशू जो है गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, फाइनेंस सेक्रेटरी का जो है इस पे सिग्नेचर होता है। बाकी 1 रुपए के नोट के अलावा सारे नोट पे जो है क्या बोलते हैं आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर होता है। हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम मेंटेन करते हैं, जिसमें 200 करोड़ का कम से कम जो है रिजर्व आरबीआई को मेंटेन करना पड़ता है, जितना भी अगेंस्ट दी करेंसीज इशूड है ना, उसमें से 115 करोड़ जो है आपका गोल्ड में होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है आपका बैंक ऑफ इश्यू है। अब हम करते हैं अगले फंक्शन पे चलते हैं। अगला फंक्शन क्या है, अगला फंक्शन हम देखेंगे बैंकर टू द गवर्नमेंट, है ना। मैंने क्या बोला, बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में 2 तरह के, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों का ही बैंकर कौन है, आरबीआई। आप बोलेंगे क्या होता है बैंकर, तो पता है आपका बैंकर कौन है। जैसे आपका अकाउंट होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, है ना, फॉर दैट में किसी बैंक में, तो जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो आपका क्या कहलाएगा, बैंकर कहलाएगा। बैंकर कहलाया मतलब आपका अकाउंट है, जो भी पेमेंट एक्सेप्ट होती है आपके अकाउंट में आती है, आपके अकाउंट से पेमेंट होता है, सब कौन करता है, वो सारा मेंटेन करता है। ऐसे ही अगर आरबीआई गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर बैंकर है, तो ये भी क्या करेंगे, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट का किसके पास होगा, आरबीआई के पास होगा। मतलब ये अकाउंट मेंटेन करते हैं जनरली, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस हैं तो करेंट अकाउंट होती है, ठीक है। अकाउंट जैसे हम आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं, ऐसी जो इंस्टीट्यूशन होती है उसका, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका करंट अकाउंट होता है। आप लोग समझते हैं इस बात को। तो क्या है कि आपका आरबीआई के पास क्या है, बैंक क्या बोलते हैं गवर्नमेंट का अकाउंट होता है। अच्छा, बैंकर टू द गवर्नमेंट में ये सिर्फ जो है एज अ बैंक का काम नहीं करता कि क्या बोलते हैं आपका ये अकाउंट है, ये एजेंट और फाइनेंशियल सुपरवाइजर के काम करता है। तो 3 फंक्शन परफॉर्म करता है एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। एक तो बैंक का, दूसरा बैंकर का,
मतलब बैंक बोलिए बैंकर का, दूसरा जो है आपका फाइनेंशियल एडवाइजर का, तीसरा जो है एजेंट का। तो एज अ बैंकर क्या है, मैंने बताया कि करंट अकाउंट मेंटेन होती है, और जो भी ट्रेजरी है, ट्रेजरी मतलब जो बैंक के जो फाइनेंस को हम ट्रेजरी बोलते हैं, ठीक है, वो मेंटेन करता है। गवर्नमेंट को लोन चाहिए, जैसे आपको लोन चाहिए तो आप किसके पास जाते हैं, अपने बैंकर के पास जाते हैं, आपका बैंकर आपको लोन देता है। तो ऐसे ही जो है आरबीआई जो है क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट को लोन या एडवांसेस जो है देता है, लेकिन टेम्परेरी पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। शॉर्ट टर्म पीरियड क्या होता है, 1 साल से कम पीरियड के लिए, और कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता। आप बोलेंगे मेरा बैंकर तो चार्ज करता है, हाँ चार्ज करता है, ये नहीं करता। क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो है जब क्या बोलते हैं गवर्नमेंट जो बैंक लेती है ना, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट बोरो करती है आरबीआई से, तो उसके बदले में क्या देती है, ट्रेजरी बिल्स देती है सेंट्रल बैंक को। गवर्नमेंट ने मान लो 100 रुपया विड्रॉ लिया आरबीआई से, बोरो किया, तो 100 रुपए का क्या देगा, ट्रेजरी बिल देगा। आप बोलेंगे ट्रेजरी बिल क्या है, तो आपने फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा होगा, 2 तरह का, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड के लिए करते हैं, तो गवर्नमेंट का जो शॉर्ट टर्म, देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं जो लॉन्ग टर्म की, जिसकी मेच्योरिटी पीरियड होती है 1 साल से ज्यादा, 1 साल से कम की मेच्योरिटी पीरियड की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, उसको हमने ट्रेजरी बिल बोलते हैं। अच्छा, जहां भी ट्रेजरी वर्ड आया ना, समझ लेना गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ट्रेजरी जो है गवर्नमेंट के फाइनेंस को बोलते हैं। तो ट्रेजरी बिल जो है इश्यू करता है आरबीआई को, ठीक है, उसके बिहाफ पे लेता है, तो इसको नहीं करती है। ऐसे ही जो है गवर्नमेंट का कोई पेमेंट आना है, उसको आरबीआई जो है कलेक्ट करके लेके आता है। कोई पेमेंट करना है, वो कलेक्ट करके लाता है। कोई एक्सचेंज फंक्शन परफॉर्म करना है, कोई रेमिटेंसेस करनी है, समझ रहे ना, या कोई भी बैंकिंग, जितने भी बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आपके बैंकिंग ऑपरेशंस, आपके बैंकिंग जो नीड है, आपकी बैंकिंग जो भी क्या बोलते हैं चीजें हैं, आपका बैंकर करता है, ठीक है, कोई भी XYZ बैंक है। ऐसे ही गवर्नमेंट का बैंक ये है, तो जितनी भी बैंकिंग ऑपरेशंस हैं उस सारे को मेंटेन कौन करता है, ये क्या बोलते हैं आरबीआई करता है गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। एजेंट क्या करता है, गवर्नमेंट के पब्लिक डेब्ट को मैनेज करना एज एजेंट का काम करता है, गवर्नमेंट के पब्लिक डेब्ट को मैनेज करता है, ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइजर क्या करेगा, एडवाइस करेगा, नाम ही है फाइनेंशियल एडवाइजर, मतलब फाइनेंशियली एडवाइस करेगा गवर्नमेंट को, किस पे, इकोनॉमिक मैटर पे। फाइनेंस में इकोनॉमिक आता है, इकोनॉमिक मैटर पे करेगा, है ना, क्या बोलते हैं फाइनेंशियल मैटर पे करेगा, मॉनेटरी मैटर पे करेगा, है ना। टाइम टू टाइम जो भी रिक्वायरमेंट होगी, एडवाइस चाहिए होगी गवर्नमेंट की, तो आरबीआई जो है उसको एडवाइस करेगा, ठीक है, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और मॉनेटरी मैटर्स पे, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ आरबीआई जो है आपका क्या बोलते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट का क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का ही बैंकर नहीं है, बैंक का भी बैंकर है। जैसे आपका बैंकर मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई का बैंकर कौन, आईसीआईसीआई का बैंकर आरबीआई। आपका अकाउंट आईसीआईसीआई में, आईसीआईसीआई का अकाउंट किसमें, क्या बोलते हैं आरबीआई में। तो आरबीआई जो है जितने भी बैंक है सबका बैंकर है, इसको बोलते हैं बैंकर्स टू द बैंक, ये एक फंक्शन है। अच्छा, बैंकर्स टू बैंक है। अब अभी हमने देखा हमारा बैंकर क्या, हमारा उसमें अकाउंट होगा, सारे रिसीट पेमेंट सब कुछ बैंकिंग ऑपरेशन उसके थ्रू होगा। ऐसे ही गवर्नमेंट का हमने देखा, तो बैंकर का भी बैंक है, तो बैंक का भी करंट अकाउंट या अकाउंट कहाँ पे होगा, बैंक का भी अकाउंट कहाँ पे होगा, बैंक का अकाउंट होगा आरबीआई के पास। जितने भी बैलेंस है, कुछ बैलेंस तो कैश खुद अपने पास रखता है बैंक, जैसे कुछ कैश बैलेंस जो है हम अपने घर में रखते हैं, अपने पास रखते हैं, बाकी जो भी है हम बैंक में रखते हैं। ऐसे ही बैंक भी कुछ कैश रिजर्व या कुछ कैश बैलेंस अपने पास रखता है, बाकी क्या जो भी उसके बैलेंसेस कहाँ, अपने अकाउंट में जो आरबीआई के पास है उसके पास रखता है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। अब इसके क्या बोलते हैं, इसके लिए हम इसको बहुत बार कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कस्टोडियन, कस्टडी में है, किसके कस्टडी में है, आरबीआई के कस्टडी में है, तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व है। हमारा देखो, हमारा पैसा बैंक के पास, बैंक जो है उस पैसा कहाँ रखा हुआ है, आरबीआई के पास। तो एक तरह से पूरे मॉनेटरी सिस्टम का, पूरी कंट्री का कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व कहलाता है। जनरली बैंक जो है नॉर्मल भी अपने अकाउंट में रखता है और सीआरआर के फॉर्म में भी रखता है, कैश रिजर्व रेशियो। देखेंगे अभी हम जो है आगे जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो ठीक है, बैंकर्स टू द बैंक करता है। अच्छा, ये बैंकर्स टू बैंक तो है ही, बैंकर के लिए ये लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी है। ये क्या है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, नाम से ही पता चला, लेंडर मतलब जो लेंड करेगा, मनी देगा, एडवांस देगा। और क्या बोला, लास्ट रिसोर्ट। लास्ट रिसोर्ट मतलब बोलते ना, किसी के पास हम कोई काम के लिए जाते हैं, बोलते हैं तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, अब मेरे पास और कहीं से उम्मीद नहीं है और कहीं से नहीं हो सकता है, आप जो है मेरी आखिरी उम्मीद हो। तो आरबीआई एज अ लास्ट रिसोर्ट काम करता, आखिरी उम्मीद। मान लो बैंक के पास कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, मनी की इमरजेंसी में कोई नीड पड़ गई है ना, किसी भी कारण से मनी की नीड पड़ गई, अब वो कहाँ जाएगा, सब जगह गया, कहीं से कुछ अगर अरेंजमेंट नहीं हुआ और बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, क्राइसिस में आ गया, तो बैंक जो है आरबीआई को अप्रोच करता है।
आरबीआई के पास जाता है और उस सिचुएशन में आरबीआई जो है बैंक को हेल्प करता है, मनी लेंड करता है। ठीक है, मनी लेंड करता है, ऐसे मनी नहीं लेंड करता है। जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना, अप्रूव गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, उसका डिस्काउंटिंग करवा के, डिस्काउंटिंग वर्ड आप समझे हैं, डिस्काउंटिंग में हमने और किसी वीडियो में भी डिस्कस किया। डिस्काउंटिंग, हाँ, कमर्शियल बैंक में क्या था, डिस्काउंटिंग मतलब कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी, 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो उसके बदले में 80 रुपया लेगा, मतलब 100 रुपए की चीज 80 रुपए में दे दी, मतलब आरबीआई 80 रुपया दिया 100 रुपए की चीज के लिए, एक तरह से डिस्काउंटिंग होगी। उसको डिस्काउंटिंग करा के इमरजेंसी सिचुएशन में ये आरबीआई के पास जा सकता है, इसलिए बोलते हैं इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। आरबीआई का जो एक फंक्शन है क्लियरिंग हाउस का भी होता है। अभी देखिए सारे बैंक का अकाउंट, जितने भी बैंक है उन सबका अकाउंट किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास है, सबका अकाउंट है। सबका बैलेंस किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आईसीआईसीआई बैंक में मेरा और आपका आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, तो सेम बैंक का जब चेक होता है तो कितना जल्दी क्लियर हो जाता है, क्यों? क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के पास दोनों ही, मान लो आपका भी अकाउंट है मेरा भी अकाउंट है, तो आईसीआईसीआई बैंक को कुछ नहीं करना है। मैं मान लीजिए आपने मुझे चेक दिया है ट्यूशन फीस के लिए, तो क्या हुआ, आपके अकाउंट से डेबिट करेगा, मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, क्योंकि दोनों का ही अकाउंट हमारे पास है। ऐसे ही सारे का अकाउंट आरबीआई के पास है, सारे बैंक का। आप मान लीजिए आपने पंजाब नेशनल बैंक का चेक दिया, ठीक है, और मेरा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, तो मैं क्या करूंगा, आपका पंजाब नेशनल का बैंक चेक जाके मैं अपने आईसीआईसीआई बैंक में जमा करूंगा। आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगी, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट से तो डेबिट नहीं कर सकती है, तो आईसीआईसीआई भेजेगी आरबीआई के पास, है ना, उसका चेक का एक स्कैन करके आरबीआई के पास भेजेगी। आरबीआई पंजाब नेशनल बैंक को भेजेगी, बोलेगी चेक करो ये सिग्नेचर सही है क्या ये चेक जो इशू किया गया ऑथराइज्ड है क्या, लीगल सब कुछ बढ़िया है, बैलेंस है, सब कुछ ठीक है क्या। अगर पंजाब नेशनल बैंक बोलेगी हाँ सब कुछ ठीक है, सिग्नेचर करेक्ट है, बैलेंस है, सही चेक इशू किया गया है, तो फिर क्या करेगा आरबीआई, क्या करेगा, पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट से पैसा डेबिट करेगा और आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। अब आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट में पैसे आ गए, अब आईसीआईसीआई अपने अकाउंट से निकाल के आपके अकाउंट में पैसा जमा कर रहा है। इसके लिए अगर किसी और बैंक का चेक हो तो एक सप्ताह लगती थी, क्योंकि पोस्ट के थ्रू चेक भेजना पड़ता है। आजकल तो स्कैन करके भेज देते हैं और सब कुछ डिजिटली होता है, तो कम टाइम लगता है, 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाती है, समझे। तो आरबीआई क्या करता है, क्लियरिंग हाउस का काम कर पाता है। क्यों? क्योंकि सबका अकाउंट आरबीआई के पास है, सबका कैश बैलेंस आरबीआई के पास है, तो आरबीआई कुछ नहीं करना है, डेबिट और क्रेडिट एंट्री की पास करनी है। जिसके अकाउंट को डेबिट करना है उसको डेबिट कर देगा, जिसके अकाउंट को क्रेडिट करना है उसको क्रेडिट करेगा। तो डेबिट क्रेडिट एंट्री के थ्रू क्या कर सकता है, ये क्लेम को सेटल कर सकता है, ठीक है ना। और आरबीआई जो है, आप समझे, आरबीआई का जो है एक दो और जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो है कि आरबीआई क्या करता है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का होता है, इसको हम फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज को शॉर्ट फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में हम फॉरेक्स बोलते हैं। तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व है, मतलब कि जितने भी फॉरेन करेंसी है उसका रिजर्व किसके पास पड़ा रहता है, आरबीआई के पास। आरबीआई उसको मेंटेन करता है। अच्छा, इसको मेंटेन करने से क्या होता है कि आरबीआई ने फॉरेन करेंसी मेंटेन की तो क्या होता है, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। फॉरेन करेंसी का रिजर्व है तो मनी की जो वैल्यू है, क्योंकि मनी की जो वैल्यू है फॉरेन मार्केट में, जो अप्रिसिएशन होता है, मनी की वैल्यू अप या डाउन होती है, वो किस पे डिपेंड करता है, रिजर्व पे डिपेंड करता है। तो उससे क्या होता है कि आपका एक्सटर्नल वैल्यू जो है रुपीज का उसको मेंटेन करता है। एक्सचेंज रेट जो है डिसाइड होता है ना। और क्या होता है, इससे क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड भी प्रमोट होती है ना। और साथ में जो है आरबीआई जो है, जो बैंकों का रेगुलेटर भी है, सुपरवाइजर भी है, और क्या बोलते हैं आपका सुपरवाइजर कंट्रोल वगैरह करता है, कैसे लाइसेंस देने के लिए वो कंडीशन रिक्वायर्ड रखता है कि इतना मिनिमम रिजर्व कैपिटल, पेड अप कैपिटल आपका होना चाहिए, ब्रांच खोलने से पहले परमिशन लेना, बहुत सारे डायरेक्शंस देता है ना। और जो डायरेक्शंस को नहीं मानता है तो पेनल्टी वगैरह भी देता है। तो आरबीआई क्या करता है, सुपरवाइजर और रेगुलेटर का भी फंक्शन परफॉर्म करता है पूरे बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम के लिए, ठीक है। बाकी अगला जो हमारा फंक्शन है, क्या बोलते हैं, क्रेडिट कंट्रोल वाला, ठीक है, उसको हम अगले क्लास में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं या क्रेडिट कंट्रोल वाला बोलते हैं। उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव 2 तरह कंट्रोल है, उसको डिटेल में हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए। और अगर कुछ आपको कमी लगती है तो कमेंट करिए, अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।